देखिए, पिछली क्लास में बात चल रही थी कि किस तरह से जो भी भक्त हैं यहाँ पर न्यूयॉर्क में, वो मिस्टर प्राइस जो व्यक्ति थे, उनकी बातों में आकर उन्होंने उनको कुछ लक्ष्मी दे दी थी। उसने बेसिकली कुछ वादा किया था भक्तों से कि वो उनको उनकी सहायता करना चाहता है और उनको वह प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग वगैरह वो दिलाएगा, कम लक्ष्मी में ही। तो इस वजह से जो भक्त है वो उसकी बात पर विश्वास करके उन्होंने कुछ $1000 उसको दे दिए थे बिना किसी अग्रीमेंट वगैरह के। तो प्रभुपाद जी इसको लेकर थोड़ा परेशान हुए थे कि जो भक्त हैं वो ऐसे ही नासमझी करेंगे, तो फिर कैसे, मतलब चतुराई से करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे किसी की भी बातों में आ जाएँगे तो फिर कैसे आगे बढ़ पाएँगे? कोई भी ऐसे तो चीटिंगबाज़ी कर देगा। तो इस पे प्रभुपाद जी थोड़ा कंसर्न थे। तो हाँ, उसी से हम अब आगे बढ़ेंगे। हमने देखा था प्रभुपाद जी ने गर्ग मुनि को एक लेटर लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था कि बैंक में वो कुछ बैलेंस रखे और उसको विथड्रॉ ना करे। कुछ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चले। भक्तों का एक अलग से ग्रुप था और प्रभुपाद जी का, सॉरी ग्रुप नहीं, बैंक। भक्तों का एक अलग बैंक था और प्रभुपाद जी का अलग बैंक था। तो ये सारी बात हमने देखी थी। अब हम आगे देखेंगे। 10 फरवरी को प्रभुपाद जी ने कीर्तिदानंद को वापस से एक लेटर लिखा कि घर के संबंध में मैं एकदम ठीक था कि कुछ भी, मतलब परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। जो भी भक्तों ने इस तरह से मिस्टर प्राइस से जो भी डील वगैरह करने के लिए उन्होंने जो भी लक्ष्मी उनको दी, तो उन्होंने कुछ सोचा विचारा नहीं, बस ऐसे ही किसी पर विश्वास कर कर उन्होंने ऐसा कर दिया। तो ऐसी चीजों में क्या है, सब कुछ काला सफेद होता है। एवरीथिंग इज डन ब्लैक एंड व्हाइट। तो कुछ भी ऐसे आप समझे ना कि जैसे शेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो शेयर्स में क्या होता है, लोग पैसे लगाते हैं तो कई बार संभावना होती है कि जो व्यक्ति है उसको प्रॉफिट हो जाता है, कई बार संभावना नहीं भी होती है और उसको लॉस हो जाता है। ऐसा तो काफी होता है। और इसके अलावा आप देखेंगे आजकल जो लोग हैं वो कुछ हेरा-फेरी करने का भी प्रयास करते हैं। आपको कुछ प्रॉमिस करेंगे कि हम आपको जॉब देंगे या आपको हम कुछ इस तरह का बेनिफिट देंगे, और उस लालच में जो व्यक्ति है वो उनको पैसे दे देता है और फिर बाद में वो व्यक्ति गायब हो जाता है पैसे लेकर। एक्चुअली ऐसा एक बार मेरे साथ में भी होने वाला था। स्टार्टिंग की बात है, जब मैं भक्ति में आई थी तो उस समय ग्रेजुएशन मेरा हो गया था, तो थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था कि क्या करना चाहिए, आगे जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या जॉब करूँ तो कुछ ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें सिर्फ कुछ घंटा ही काम करना पड़े और घर बैठे बैठे काम हो जाए। 4 साल की बात, 4 साल हो गए। तो एक पता नहीं कौन था वो, कहीं से मतलब कुछ ऑफर आया था जॉब का कि उसमें बहुत ही इजी सा वो काम था कि कंप्यूटर पे बैठकर आपको कुछ कॉपी पेस्ट करके कुछ फॉर्म्स फिल वगैरह करने होते हैं, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ वो काम था कि डेट जो है, डेट की जगह डेट आना चाहिए। हाँ, मुझे याद आ रहा है, किन्हीं व्यक्तियों के जो इंटरव्यू थे उसमें उनकी डिटेल्स होती है कि उनकी वो कहाँ से हैं, उनका नाम क्या है, उनकी एज क्या है, नेशनैलिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करके फिल करना होता था दूसरे किसी डॉक्यूमेंट में। तो उसमें अगर कुछ मिस्टेक नहीं आनी चाहिए कि आपने नाम की जगह एज लिख दी या एज की जगह नेशनैलिटी लिख दी, या कुछ ऐसी कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपके जो है सैलरी डिडक्ट हो जाती है। इस तरह से कुछ बताया था उन्होंने। और इस काम के आपको घर बैठे मिलेंगे 20,000 रुपीज। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। वाह, इतना आसान काम है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, बस कुछ घंटे दो, ऐसे बस कॉपी पेस्ट ही तो करना है। ये तो मैं कथा सुनते सुनते भी कर लूंगी।
पता नहीं कथा तो मैं उस समय सुन भी रही थी कि नहीं, बट हाँ इस तरह से था। तो अब क्या हुआ जब वो सारे फिल कर दिए और वो बहुत मात्रा में होते थे, एक्चुअली वो काम आसान नहीं था, उसमें सर में दर्द तो हो जाता था, बहुत सारे फॉर्म्स होते थे, फिर भी आई वॉज डूइंग इट। तो फिर जब वो सारे सबमिट हो गए, तो उसके बाद में जब रिजल्ट आया तो लोगों ने बताया कि आपने यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे कुछ गलतियां की है, और अब इसकी वजह से आपको आपका इतना इतना जो पैसा है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो फिर अब पता है उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी लगाई, अब क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये मिस्टेक्स है ये क्लियर हो जाए, तो उसके लिए आपको कुछ अमाउंट हमें देना होगा, 4-5 हजार, कुछ नहीं, 2,500 कुछ रुपए थे वो। 2,500 आप देंगे तो आपकी जो मिस्टेक्स है ये माफ कर दी जाएगी, और उसके बाद आपको आपका पूरा सैलरी मिलेगी। ऐसी कुछ बात है, मुझे थोड़ा धुंधली हो गई है वो बात, पूरा परफेक्टली याद नहीं है, पर वो ऐसा ही कुछ था, उस समय ऐसा ही कुछ कह रहे थे, और मैं उस समय बहुत विचार कर रही थी। और आप यकीन नहीं करे थे करेंगे, वो इस तरह से कुछ बहलाने फुसलाने का प्रयास कर रहे थे कि मैं ऑलमोस्ट पे करने ही वाली थी। लेकिन फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने मुझे बताया कि उसने भी इसी तरह का पहले कुछ किया था, और उसके जो पैसे हैं आ गए थे वापस, लेकिन फिर उन्होंने, सामने वालों ने और लालच दिया, तो उन्होंने कुछ और एक्स्ट्रा पैसा उनसे मांगा, उसने वो दिया, तो अब फिर बस वो पैसा लेकर भाग ही गया वो। तो फिर मतलब मैं भगवान की सहायता समझ रही हूँ, भगवान ने बचा लिया कि ऐसी कुछ मूर्खता करना मत। तो बस फिर उस दिन के बाद में मैंने ये शॉर्टकट वाली जॉब्स वगैरह के लिए छोड़ दिया था, और बाद में तो जॉब एक्चुअली मेरा करने का बिल्कुल मन ही नहीं था। भगवान अच्छा हुआ ऐसे ही बचा के रखे पूरा जीवन। तो फिर मैंने जॉब किया ही नहीं, फिर मैंने छोड़ ही दिया। लेकिन आप, मैंने ये बात क्यों बताई, आप समझ रहे हैं ना कि ऐसे लोग धोखाधड़ी करके पैसे हड़प लेते हैं, और उनकी बात करने की शैली भी कुछ इस प्रकार की होती है कि सामने वाला व्यक्ति कन्विंस हो ही जाए। तो प्रभुपाद जी यही बात बता रहे थे कि ये ऐसी जो चीजें होती है ना, ऐसे नेगोशिएशंस में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है, कि कुछ पता नहीं है कि कहाँ पर क्या प्रॉफिट हो जाए, कहाँ पर बहुत बड़ा लॉस हो जाए। तो इन सब चीजों से कुछ होता नहीं है, कुछ प्रगति नहीं होती है, सब कुछ विश्वास, एवरीथिंग इज बीइंग डन विथ फेथ ऑन मिस्टर प्राइस। मिस्टर प्राइस पर विश्वास करते हुए सारी चीजें की गई। तो ठीक है, अब ये जो भी हुआ है, हुआ जो हुआ, लेकिन अब इस चैप्टर को बस हमें क्लोज कर देना है इस महीने के कंप्लीट होने तक। फरवरी चल रहा है अभी, आज 10 फरवरी है, और 1 मार्च तक ये जो चैप्टर चल रहा है इसको बंद कर देना है। तो बस अब इस विषय में मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इस विषय में ये मेरा लास्ट बात जो मैंने बताई है वो यही है। आप सब मैच्योर हैं, मैच्योर लड़के हैं, आप बच्चे नहीं है सब, और आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से आपको इसके लिए कार्य करना है। तो यही बात है। और अब आप ये जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है मिस्टर प्राइस के साथ में, उनसे कुछ भी बिल्डिंग वगैरह नहीं लेनी है, उनसे बस बिल्डिंग वो नहीं दिला पा रहे, तो उनसे जो लक्ष्मी उनको दी थी वो बस उनसे अब वापस ले ली गई। तो इस तरह से प्रभुपाद जी उनको कह रहे हैं। और अगर हम कोई बिल्डिंग ले भी नहीं पाते हैं, ठीक है, हम बिल्डिंग लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कोई बिल्डिंग ले भी नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, या इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा यहाँ पर जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, पहला मतलब ये जो स्टोर फ्रंट अभी चल रहा है, वहां पर हम सब कुछ, वहां पर बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वहां पर तो सब कुछ चल ही रहा है। तो इस बात का कुछ क्वेश्चन ही नहीं है कि अगर आप लोगों को बिल्डिंग नहीं मिल रही है तो आप वहां स्टोर फ्रंट में जो भी अपने प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे हैं, प्रचार कार्य कर रहे हैं, वो सब बंद करके यहाँ सैन फ्रांसिस्को में आना है, सब आ जाना है सबको। नहीं, ऐसा नहीं करना है। न्यूयॉर्क में जो सब कुछ चल रहा है बस वो वैसे ही चलते रहना है। अगर बिल्डिंग नहीं भी मिलती है तब भी अभी आप जैसे कंटिन्यू कर रहे हैं वैसे कंटिन्यू करिए। अब फिर वापस से 15 फरवरी को प्रभुपाद जी ने
स्वच्छ स्वरूप को लिखा। तो ब्रह्मानंद के मतलब ब्रह्मानंद से जो भी अभी मेरी वार्ता हुई है, इससे मुझे मालूम चल रहा है कि अभी के लिए बहुत सारे कारणों के कारण हमारे लिए बिल्डिंग लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पास में पर्याप्त लक्ष्मी नहीं है कैश में पे करने के लिए। ये चीज आप देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति कोई बड़ा घर लेना चाहता है या कोई कैसा भी घर वो लेना चाहता है और उसके पास में अगर पर्याप्त लक्ष्मी नहीं है, तो लोगों को क्योंकि घर चाहिए तो वो होम लोन ले लेते हैं। और कई आप देखेंगे कई बार तो कुछ घर में मतलब ऐसा होता है, मतलब वो बहुत सारी चीजें होती है उसमें कि वो जेडी अप्रूव्ड नहीं होते हैं या वो कमर्शियल एरिया में होते हैं, इस वजह से तो उस पे होम लोन हो भी नहीं पाता है। तो हाँ, प्रभुपाद जी यही बात कह रहे थे कि सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हम कैश में पे कर सके, उसके लिए हमारे पास में पर्याप्त लक्ष्मी नहीं है। और ऐसे घर में कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहेगा लक्ष्मी, क्योंकि वो ना तो कंप्लीट है और ना वहां पर कुछ इनकम है। मतलब अभी मतलब जो अभी जहाँ स्टोर फ्रंट में वे वहां रह रहे थे मतलब जो भी अभी वहां पर उनका मंदिर वगैरह जो भी चल रहा था, उसकी शायद प्रभुपाद जी यहाँ बात कर रहे हैं कि ऐसे घर में तो कोई भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा क्योंकि वो कंप्लीट है ही नहीं। ये बात आप समझ रहे हैं? प्रभुपाद जी का वो जो स्टोर फ्रंट है, वो एक दुकान थी, गिफ्ट शॉप। ऊपर कोई और व्यक्ति रह रहा था, प्रभुपाद जी किसी पीछे किसी अपार्टमेंट में रह रहे थे वहां पर, वो भी किराए का ही था, किसी व्यक्ति का था। हमने पढ़ा था उन व्यक्ति के विषय में भी कि उन्होंने अपनी पूरी पूरी लाइफ में जो भी उन्होंने मेहनत की, वो उन्होंने वो पूरा बिल्डिंग खरीदने में वो पूरा उन्होंने पैसा लगा दिया और अभी भी वो उसी के लिए कुछ काम कर रहे थे। इस तरह से हमने देखा था। तो प्रभुपाद जी ने उनकी थोड़ा भर्त्सना की थी कि किस तरह से वो समय बस खराब कर रहे हैं मनुष्य जीवन। हाँ, तो प्रभुपाद जी इस तरह से बता रहे हैं कि ऐसा कोई घर में इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहेगा। तो हाँ, बिल्कुल ये व्यर्थ की बात है। अभी हम सोचे कि हमें खुद की कुछ बिल्डिंग खरीदनी होगी क्योंकि कुछ सोर्स तो है नहीं, और यहाँ मिस्टर प्राइस हमें बस बिना फालतू की झूठी उम्मीदें दे रहे हैं कि वो हमें कुछ बिल्डिंग दिलवा देंगे। प्रभुपाद जी ये सब लेटर में उनको लिख रहे हैं कि आप सब मासूम बच्चे हैं, आपको ये जगत का कुछ अभी एक्सपीरियंस नहीं है। और बिल्कुल सही बात भी है। आप ये देखिए, बच्चों को भी कहते हुए दिखते ही हैं माँ बाप, जैसे मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था। ऐसा देखिए होता ही है, कॉलेज के बाद सॉरी स्कूल के बाद में जब बच्चे को आगे पढ़ाई करनी होती है कॉलेज वगैरह की, तो अब खुद की सिटीज में जब कॉलेजेस नहीं होते अच्छे, तो बच्चा कहीं बाहर जाके पढ़ना चाहता है। बाहर मतलब विदेश में नहीं, भारत में भी कहीं दूसरे शहर में अच्छा कॉलेज जो है वहां जाकर वो पढ़ना चाहता है। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो थोड़े चिंतित होते हैं बच्चे के विषय में कि अरे ये तो बच्चा है, ये कैसे बाहर जाके अकेला सब कुछ हैंडल कर पाएगा, इसने भी दुनियादारी कहाँ देखी है। ये सब होता ही है। और ये बात सही भी है, स्कूल से निकल जाने के बाद में बच्चा अभी इतना तो मैच्योर नहीं होता है, छोटा ही होता है अभी। तो हाँ, प्रभुपाद जी ये बात कह रहे हैं कि अभी आप सब मासूम हैं, नादान है, अभी आपको दुनियादारी का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। ये जो जगत है जहां पर इतने चालाक लोग रह रहे हैं, वो कभी भी किसी को भी कैसे भी बेवकूफ बना सकते हैं और बना भी रहे हैं ऐसे। और ये अभी नहीं हो रहा है, देखेंगे आप यहाँ पे प्रभुपाद जी के टाइम से भी ऐसा हो रहा है और बेसिकली हमेशा से ही ऐसा हो रहा है। तो प्लीज, प्रभुपाद जी कह रहे हैं आप थोड़ा सतर्क रहिए। आप ठीक है भक्त हैं, और देखिए भक्त जो है वे वैसे भी
थोड़े निर्मल, सरल स्वभाव के ही होते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो भक्त हैं उनको मूर्ख होना चाहिए। और आप ये चीज़ देखेंगे जैसे-जैसे भक्ति करते हैं तो भगवान भी ये इंटेलिजेंस देते हैं। भक्तों में इंटेलिजेंस आने लगती है, सामने वाले का स्वभाव, व्यवहार देखकर समझ में आ जाता है कि सामने वाला किस किस्म का व्यक्ति है। तो हाँ, प्रभुपाद जी यही बात कह रहे हैं कि आप सबको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। जब कृष्ण की इच्छा होगी तो बिल्डिंग भी अपने आप हमारे पास में आ जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं। और देखिए ये बात बिल्कुल सही है। इसको देखिए मैं रिफ्लेक्ट कर रही थी कि आजकल जैसे जीवन में कुछ भी होने वाला होता है तो आई जस्ट वेट फॉर कृष्णाज रिस्पॉन्ड कि भगवान क्या चाहते हैं। कुछ भी जैसे आप कुछ भी होने वाला है आपके जीवन में तो आप अपना ठीक है, आप जो भी है आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं, भगवान के रेस्पॉन्स के लिए हमें वेट करना चाहिए। क्योंकि चीजें तो अल्टीमेटली भक्त के जीवन में भगवान के हिसाब से ही हो रही है। तो जैसा भगवान चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही भक्त का जीवन में जो भी चीजें होती है वो भगवान के अरेंजमेंट से ही होती है। सो यू शुड वेट फॉर कृष्णाज रेस्पॉन्स। प्रभुपाद जी के अब जो ये डाउट थे ना, ये बिल्कुल कंफर्म हो गए थे जब उन्होंने मिस्टर प्राइस को लेटर लिखा। उनसे प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट कहा कि आपने जो लक्ष्मी ली थी वो आप लौटाइए। और प्रभुपाद जी ने ये बात भी रखी कि अगर मिस्टर प्राइस के पास में सच में इतना धन होता तो फिर वो इतनी सी राशि भी हमसे क्यों मांग रहा था। ये बात आप देख ही रहे हैं ना कि वो भक्तों से कह रहा था कि आप अपनी तरफ से थोड़ा सा अमाउंट दीजिए एडवांस एडवांस के रूप में, ताकि जो बिल्डिंग है वो हम बुक वगैरह कर ले। तो भाई वो खुद ही इतना धनवान था तो फिर यहाँ भक्तों से क्यों पैसा मांग रहा था वो। तो प्रभुपाद जी ने ये रीजन रखा था यहाँ पर कि भाई अगर वो सच में ही विश्वास का पात्र होता तो फिर वो इस तरह से क्यों ये उल्टी फुल्टी चीजें कर रहा है। अब 17 फरवरी को प्रभुपाद जी ने उसको मिस्टर प्राइस को लिखा कि to Mr. Price to impress upon him that there would have to be a sale contract before ISKCON could actually purchase the building। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने उसको बेसिकली इस बात पर बल देते हुए उसको लेटर में इस तरह से लिखा, इस बात पर बल दिया कि भाई कोई भी हम बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं उससे पहले एक सेल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि आपने इतना लक्ष्मी ली है। बेसिकली आप देखेंगे ये जो भी से कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं उसमें सारा लेखा जोखा होता है, सारी डिटेल्स होती है कि कौन सी बिल्डिंग आप ले रहे हैं, उस बिल्डिंग का ओनर कौन है, उसको कितना एडवांस दिया जाएगा, पूरा जो बिल्डिंग है उसका ओवरऑल अमाउंट कितना है, कितनी पुरानी है, ये सारी की सारी डिटेल्स उस कॉन्ट्रैक्ट में होती है। तो प्रभुपाद जी ने अब उनको ये लेटर लिखा था। क्या लिखा था देखिए, अगर सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पर बहुत सारे शिष्य हैं सैन फ्रांसिस्को में और न्यूयॉर्क में भी, तो हम सब बहुत आसानी से फंड्स लक्ष्मी जो है वो हम रेज कर पाएंगे डोनेशन वगैरह के थ्रू और जो भी साधन है। सेल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बट, लेकिन अगर सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर सब कुछ बस हवा में हो रहा है। और मिस्टर टाइलर या उनके जो लॉयर है वो अपने शब्दों को कभी भी परिवर्तित कर सकते हैं, अपनी बात से कभी भी पलट सकते हैं, जो कि उन्होंने अभी किया भी है। ये आप देख ही रहे हैं ना, उन्होंने पहले तो $1000 वो ले गए थे, उसके बाद में वो भक्तों के पास में और लक्ष्मी मांगने आए थे, पर प्रभुपाद जी ने साफ मना कर दिया था कि अब कुछ भी उनको नहीं देना है। प्रभुपाद जी का जो ये मैसेज था ये एकदम
स्पष्ट था। ब्रह्मानंद लेकिन वो थोड़ा इस तरह से शिकायत कर रहे थे कि अच्छे से बात नहीं हो पाई। जो हमेशा चीजें थी वो हमेशा परिवर्तित हो रही थी। जो ब्रह्मानंद है वो हमेशा प्रभुपाद जी का कंफर्मेशन उनको नहीं प्राप्त हो पा रहा था, जो भी मतलब चेंजेस हो रहे थे। देखिए, एक चीज़ ये भी तो है ना कि लेटर वगैरह हम लिख रहे हैं, तो वो कब तो पहुँचेगा, कब वहाँ पे वो व्यक्ति पढ़ेगा, फिर पढ़ के वो वहाँ पे लेटर लिखेगा, फिर कब वो भेजेगा, फिर कब वापस से वो पहुँचेगा। बहुत इसमें टाइम लग जाता है, थोड़ा टाइम टेकिंग है ये। जैसे पार्सल वगैरह, जैसे मेरा मन करता है कि मैं भक्तों को कुछ प्रसाद वगैरह भेजूँ, लेकिन कुछ आइटम्स अभी तो गर्मी भी बहुत हो रही है, तो ऐसा कुछ आइटम मुझे समझ भी नहीं आता है कि अभी मैं क्या भेजा जाए, इतनी दूर से पार्सल जाएगा, तो उसका स्वाद भी चेंज हो जाता है। काफ़ी सारे भक्तों के साथ ऐसा हुआ था कि कुछ प्रसाद वगैरह भेजा, तो उसका टेस्ट वगैरह चेंज हो जाता है। तो वो इतना फ्रेश, एक तो जो फ्रेश है, उसका जो टेस्ट होता है, और एक इतने दिनों बाद में वो पहुँचे, गर्मी का टाइम है, तो इसमें थोड़ा हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इससे आप समझ रहे होंगे कि लेटर में भी इसी तरह से थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। तो हाँ, ब्रह्मानंद को हमेशा प्रभुपाद जी का कंफर्मेशन नहीं मिल पाता था, जो भी इस तरह से तुरंत अभी जो चेंजेस हो, परिवर्तन हो रहे थे। प्रभुपाद जी अपने जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको जो भी निर्देश देने वो लेटर पर लिख देते थे, और हालांकि जो भक्त है वो उसका पालन भी करते थे, जो भी प्रभुपाद जी कहते थे। लेकिन जितनी देर में उनको लेटर प्राप्त होता, उतनी देर में तो कुछ और परिस्थिति हो जाती। समझ रहे हैं? जैसे अभी आपके साथ कुछ चल रहा है, तो आप किसी भी भक्त को फ़ोन करके अपने कुछ भी परेशानी है, उसका समाधान पूछ सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर आप अभी कुछ आपके प्रॉब्लम आप चल रही है, आप प्रॉब्लम आपके जीवन में कुछ चल रही है, और आप किसी भक्त को मैसेज लिखे जैसे आप, और अब वो भक्त 1 हफ्ते बाद आपको रिप्लाई कर रहा है, तो तब तक तो आपकी जो परेशानी है, उसमें तो कुछ परिवर्तन आ ही जाएगा ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा था। लेटर के माध्यम से प्रभुपाद जी उनको निर्देश तो देते, पर क्योंकि जब तक दूसरा लेटर उनको प्राप्त होता, तब तक कुछ और चेंजेस हो जाते। और कई बार प्रभुपाद जी अपने ओपिनियंस भी चेंज कर देते थे, जब वो कुछ नई इंफॉर्मेशन सुनते कि अभी क्या हुआ क्या नहीं। तो ये सारी परिस्थितियां चल रही थी। ब्रह्मानंद कभी सैन फ्रांसिस्को में कॉल करते, तो उस समय प्रभुपाद जी वहां पर अवेलेबल नहीं होते। तो और ब्रह्मानंद डायरेक्टली प्रभुपाद जी से कुछ बात करना चाहते थे, और किसी भक्त के थ्रू वो प्रभुपाद जी के पास वो संदेश भेजे, वो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। ये बात आप समझ रहे हैं ना? जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं मुझे बात बतानी चाहिए कि नहीं। थोड़ी पर्सनल हो जाएगी ये, तो नहीं बतानी चाहिए। पर एग्जाम्पल के लिए मैं समझाना चाह रही हूँ, जैसे बता देती हूँ मैं, चलो। वेदवादिनी माता जी की जब शादी नहीं हुई थी, तो तब भी वो मेरी काउंसलर ही थी। तो उनसे मैं खुलकर कुछ भी पूछ लिया करती थी, वॉटएवर, जहाँ पर भी मेरी प्रॉब्लम हुआ करती थी, ये वो। लेकिन अब माता जी की शादी हो गई, तो माता जी सारी बातें प्रभु जी से भी शेयर करती है। तो अब मैं इतना खुल के माता जी से सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे मन में भय रहता है कि वो बात माता जी कहीं प्रभु जी को ना बता दे। और कई बार ऐसा हुआ है, जो बात नहीं बतानी चाहिए वो भी माता जी प्रभु जी को बता देती हैं। तो ऐसा होता है। और मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि बातें छुपानी चाहिए, बट स्टिल कुछ बातें होती है जो सब कुछ नहीं बताने की होती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी था। ब्रह्मानंद डायरेक्टली स्वामी जी से जो बात शेयर करना चाहते थे, वो किसी और भक्त के थ्रू वो स्वामी जी को बताए, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो जब वो कभी सैन फ्रांसिस्को में कॉल करते, कोई दूसरे भक्त फोन उठाते, प्रभुपाद जी उस समय उपस्थित नहीं होते थे, तो अब उन भक्त के माध्यम से वो प्रभुपाद जी को संदेश नहीं देते थे, वो प्रभुपाद जी से डायरेक्ट बात करना ही
उचित समझते थे, क्योंकि उनको पता था कि जो भक्त है वो पता नहीं उस सिचुएशन को कैसे क्या ले ले, अभी जो भी यहाँ पर सिचुएशंस चल रही है, परिस्थिति चल रही है, उसको कोई दूसरा भक्त पता नहीं किस तरह से ले ले और प्रभुपाद जी को क्या बोल दे। तो इस वजह से वो डायरेक्ट बात करना ही प्रेफर करते थे। अगर न्यूयॉर्क में बिल्डिंग हो जाती एक अपनी खुद की, तो जो सैन फ्रांसिस्को है वो $1000 मतलब बहुत मात्रा में वहां से डोनेशन प्राप्त होता। और जो भक्त है यहाँ सैन फ्रांसिस्को में, उनके पास में भी अपने खुद के प्लान्स थे कि उनको कैसे भगवान की सेवा में लक्ष्मी को लगाना है। इस बात को देखिए, प्रभु जी आज सुबह भी तो बता रहे थे कि अगर हम किसी भी भक्त की सहायता कर देते हैं उसकी भक्ति में, या कैसे भी मतलब भगवान की सेवा में हम कैसे भी किसी भी जीव की सहायता कर देते हैं, तो उससे हमारा भजन बहुत बढ़ता है, बहुत ज्यादा। ये बिल्कुल बात सच है, ये मैंने काफी एग्जाम्पल्स देखे भी है। एक माता जी का एग्जाम्पल मैं बता ही रही थी कि वो भक्ति वगैरह नहीं करती थी, उनका मन भी ऐसा नहीं करता था, मेरे कहने पे करती थी कभी कभी, पर कभी कभी मना कर देती थी। लेकिन फिर उन्होंने डोनेशन देना शुरू किया, तो अब क्योंकि उनकी लक्ष्मी भगवान की सेवा में लग रही थी, तो अब पता नहीं अचानक से मैंने उनको, हमेशा मैं बोलती रहती हूँ, सबको ही बोलती रहती हूँ कि आप भगवत गीता क्लास चल रही है, आज आज से हमने ये स्टार्ट किया है, आप आइए, आज से वो स्टार्ट किया, आइए। तो उनको भी मैंने मैसेज किया, हम प्रभु जी की भगवत गीता की रिकॉर्डिंग्स सुनना शुरू कर रहे हैं, तो आप भी आइए। और फिर उन्होंने मना नहीं किया, बोली ठीक है मैं आती हूँ। तो मैंने सोचा था अरे अभी फिर वापस से 4-5 दिन ही रहेंगी फिर गायब हो जाएंगी, लेकिन नहीं, इस बार बिल्कुल अच्छे से वो सुन रही हैं, अभी तक कंटिन्यू कर रही हैं, और अच्छे से अब 16 माला का जप भी कर रही है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे काफी एग्जाम्पल देखेंगे आप कि ऐसे इनडायरेक्टली भी आप उनकी सहायता ले रहे हैं भक्ति में, उससे उनकी भक्ति भी बढ़ रही है और आपका आपका भजन भी बढ़ रहा है। इस वजह से सबकी इस तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सहायता करनी चाहिए। तो हाँ, भक्तों के पास में अपने कुछ प्लान, खुद के कुछ प्लान्स थे कि कैसे उन्हें भगवान की सेवा में लक्ष्मी को नियोजित करना है। अब मिस्टर प्राइस ने यहाँ न्यूयॉर्क में भक्तों को सजेशन दिया था कि शायद जो स्वामी जी हैं ये तो भारतीय हैं, भारत से आए हैं, तो ये जो स्वामी जी है यहाँ अमेरिका में कैसे बिजनेस डीलिंग्स होती है, स्वामी जी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ के कैसे क्या तौर तरीके हैं, अमेरिकी लोगों के क्या मतलब सारी चीजें कैसे होती, स्वामी जी नहीं समझ रहे। विथ ऑल रेस्पेक्ट, उनकी जो एक्सीलेंसी है, मतलब उनकी जो बुद्धिमत्ता है, वो जरूरी नहीं है कि यहाँ दूसरे विदेशी देश में कि किस तरह से फाइनेंस मतलब व्यापार वगैरह कैसा होता है, जरूरी नहीं है कि उनकी जो बुद्धिमत्ता है यहाँ पर मैच करे। मतलब समझ रहे ना, वो यहाँ पर भक्तों को अब कुछ उल्टी शिक्षा दे रहा है कि स्वामी जी में ना बुद्धि थोड़ी, जरूरी नहीं है कि ठीक है स्वामी जी हैं, सन्यासी हैं, और आध्यात्मिकता में ठीक है वो जानते हैं बहुत, ठीक है मानता हूं मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत उन्नत है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि यहाँ व्यापार में अगर देखा जाए तो व्यापार में भी वो अच्छे से उन्नत हो। इस तरह से वो उल्टी बात यहाँ पर बोलने लगा। और हाँ, यहाँ पर ये जो सेल कॉन्ट्रैक्ट की वो बात कर रहे थे, स्वामी जी ने मुझे भी लेटर लिखा कि उनको सेल कॉन्ट्रैक्ट के विषय में पूछ रहे थे। तो ठीक है, अब उनकी ये जो बुद्धिमत्ता है यहाँ पर कि उन्होंने सेल कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस तरह से अनुग्रह किया, तो इस पर मिस्टर प्राइस क्या बोल रहे हैं कि फिर से कुछ उल्टी बात बोल रहे हैं। इसका एक बार मीनिंग देख लेते हैं। कोई ऐसी चीज जो घेरदार स्कर्ट के साथ ही चलन से बाहर हो गई, मतलब हाँ, इसका मतलब क्या है कि
सेल कॉन्ट्रैक्ट बोलने वाली बात हो गई कि ऐसी बात जिसका कुछ मतलब नहीं है। समझ इस बात को, समथिंग दैट वेट आउट विथ होप स्कर्ट्स। इस बात को समझिए कैसे होता है। जैसे इसको इस एग्जांपल से समझिए, लेटर वगैरह पोस्ट ऑफिस के थ्रू अभी भी जाते हैं, लेकिन अब ये बिल्कुल खत्म सा हो गया है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं रहा है इसमें। ऐसी मतलब इस बात को समझिए, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पुराने जमाने में चलती थी, लेकिन अब जैसे जैसे मॉडर्न जमाना हो रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है ना, लोग ये भौतिकतावादी जीवन में प्रगति कर रहे हैं, तो पुरानी चीजों को लोग नहीं अपनाते हैं। तो यहाँ पर भी ये कुछ ऐसा ही कुछ तर्क रख रहे हैं कि प्रभुपाद जी जो सेल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की बात कर रहे हैं ना, ये तो कुछ अभी चलने वाली ऐसी कुछ बात नहीं है, इस तरह से कुछ वो समझाना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा पाई होंगी, लेकिन अब ब्रह्मानंद और स्वच्छ स्वरूप को मालूम नहीं था कि वो इसका क्या रिप्लाई करे उन्हें, क्योंकि अब मिस्टर प्राइस जिस तरह से बात कर रहा था, वो एक निंदा की तरह लग रहा था, कि वो प्रभुपाद जी की निंदा कर रहा हो। लेकिन ब्रह्मानंद और स्वच्छ स्वरूप ऑलरेडी ही या मिस्टर प्राइस के साथ में जो भी वादे वगैरह हुए थे उसमें फंसे हुए थे, जो भी उन्होंने मिस्टर प्राइस को वादे किए थे, और उससे बस इस तरह से मिलते रहते थे मिस्टर प्राइस से। यहाँ पर सब मिस्टर प्राइस से वे मिलते, फिर वापस से यहाँ सेकेंड एवेन्यू में जाते और वहां पर चैंटिंग करते। प्रभुपाद जी लगभग डेली ही बहुत सारे भक्तों को यहाँ न्यूयॉर्क में लेटर्स लिख रहे थे। यहाँ पर फेब्रवरी 18 में भी उन्होंने लेटर लिखा था ब्रह्मानंद को, विद द वर्ड कॉन्फिडेंशियल टाइप्ड एट द टॉप ऑफ द पेज। कॉन्फिडेंशियल मतलब कि गुह्य, ये जो बात है ये गुह्य है। तो ब्रह्मानंद को स्पेशली उन्होंने लेटर लिखा, ऊपर पहले ही टॉप पर हाईलाइट कर दिया कि ये बात गुह्य है। देखिए क्या बात है। अगर अब यदि तुम्हें लगता है कि वो हमारे लिए लक्ष्मी सिक्योर कर पा रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि अभी भी कुछ होप्स हैं, उम्मीदें हैं, अभी भी तुम्हें ऐसे कुछ उम्मीद लग रही है, तो ठीक है, तुम जो करना चाहते हो तुम करो, जो भी मतलब वो तुम्हें बोल रहा है करो तुम, लेकिन do not for Krishna's sake advance a farthing more on any plea by him। लेकिन अब प्लीज भगवान कृष्ण के लिए, मेरी बात तो ठीक है तुम नहीं माने, भगवान कृष्ण के लिए उसको अब कुछ भी लक्ष्मी नहीं देनी है, चाहे से वो उसके लिए गिड़गिड़ाए या कितना ही तुमको कुछ भी कहे रहे, उसको कुछ भी लक्ष्मी एडवांस में अब नहीं देनी है। वो अपना पूरा एफर्ट्स लगा रहा होगा कि कैसे ना कैसे उसको लक्ष्मी निकलवानी है, लेकिन वो ऐसा करने में सक्षम नहीं है। ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है इस विषय में, कि उसको कुछ भी लक्ष्मी अब नहीं देनी है, जैसे कुछ भी हो जाए। अब न्यूयॉर्क में जो भी आगे कुछ भी लॉस ना हो, उसके लिए प्रभुपाद जी ने अपनी यहाँ सैन फ्रांसिस्को में एक्टिव प्रीचिंग जारी रखी। सॉरी, न्यूयॉर्क में यहाँ लॉसेस ना हो इसको तो प्रभुपाद जी हैंडल कर रहे थे, उसके साथ साथ यहाँ सैन फ्रांसिस्को में भी एक्टिव प्रीचिंग कर रहे थे। ऐसा नहीं कि ठीक है यहाँ न्यूयॉर्क में सब लॉस हो गया है या भक्त जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी कुछ प्रचार वगैरह नहीं करे, ऐसा नहीं था। यहाँ पर प्रभुपाद जी का अच्छे से प्रचार प्रभुपाद जी कर रहे थे। मुकुंद और बाकी जो भी भक्त थे उनके साथ में, जो भी बहुत सारी वहां चीजों में थे उनके साथ में सेवा में, और रिसेप्शन के लोग, वो सब बहुत ही उत्साहित थे हमेशा।
बहुत उत्साहित रहते थे। प्रभुपाद जी ने ये बात वो जो लेटर लिखा ब्रह्मानंद को, गुह्य लेटर, उसमें प्रभुपाद जी ने ये बात भी रखी कि मिस्टर प्राइस और उनकी कंपनी जो है उसको कैसे डील किया जाए। उन्होंने देखिए क्या लिखा, ही ऑल्सो रोट ग्लोली ऑफ ग्रैंड सक्सेसफुल मीटिंग्स एट वेरियस बे एरिया कलीग्स। तो आप प्रभुपाद जी ने मतलब मिस्टर प्राइस से कैसे क्या डील करना है, इसके साथ साथ उस कॉन्फिडेंशियल लेटर में ये भी लिखा कि यहाँ सैन फ्रांसिस्को में कितना अच्छे से प्रचार चल रहा है, कितना अच्छा सक्सेसफुल हुआ बे एरिया कॉलेज, मतलब कोई एरिया था वहां के जो भी कॉलेजेस थे जहाँ पर लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे, वहां पर प्रभुपाद जी ने प्रीचिंग करने का प्रयास किया तो वो सक्सेसफुल रहा, बहुत लोग वहां पर प्रभावित हुए। मीटिंग सब सेम ही थी, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, मतलब कुछ अलग नहीं था। यहाँ टॉमकिन स्क्वायर पार्क में हमने देखा था न्यूयॉर्क में जैसे प्रभुपाद जी पार्क में कीर्तन वगैरह कर रहे थे, तो उसी तरह से यहाँ पर भी वे कृष्ण भावनामृत को बढ़ा रहे थे। और यहाँ किसी भी तरह के एजेंट्स के साथ में प्रभुपाद जी नहीं उलझ रहे थे, जैसा यहाँ पर भक्तों के साथ में हो गया था। ठीक है, ये एक पैराग्राफ और है, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब प्रभुपाद जी देखिए आगे क्या कह रहे हैं। आई एम एनक्लोजिंग हियर विथ अ कॉपी ऑफ लेटर रिसीव फ्रॉम हिमालयन अकेडमी। हिमालयन अकेडमी से जो लेटर प्राप्त हुआ है वो कॉपी, उसकी कॉपी के साथ में मैं यहाँ पर इसको बंद कर रहा हूँ टॉपिक को, कि देखो यहाँ पर किस तरह से जो लोग हैं वो शांति वाले मूवमेंट को उसकी सराहना कर रहे हैं, पीस मूवमेंट की, शांति हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो इसी तरह से हमें हमारा भी जो ये मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाना है। कोई भी जो बिजनेसमैन है वो कुछ भी आकर हमारी सहायता नहीं कर सकता है इसमें, जैसा मिस्टर प्राइस ने किया यहाँ पर, कि वो ऐसे झूठे सपने दिखा रहा है, झूठी स्कीम्स दे रहा है कि आप इतना पैसा दो मैं आपको इतना बड़ा बिल्डिंग दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। कोई भी हमारी इस तरह से सहायता नहीं कर सकता है, हमें खुद को प्रयास करना होगा। शॉर्टकट्स पर नहीं जाना है हमें, शॉर्टकट चीजें नहीं कि कुछ हम शॉर्टकट रास्ता अपनाकर कुछ बड़ा सक्सेस हम प्राप्त कर ले, इससे कुछ नहीं होगा, हमें खुद को प्रयास करना होगा। तो अब समरी क्या है कि अगर आपको किसी से भी कुछ भी बिल्डिंग लेनी है, उनसे उनसे सेल कॉन्ट्रैक्ट लीजिए आप, और ये ठीक है, ये तो चल ही रहा है, इसके अलावा प्रीचिंग पर ध्यान दीजिए कि हमारा ये जो मूवमेंट है ये ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर हो, जितना हो सके उतना बाहर के जो लोग हैं उनमें इसको प्रचार किया जाए। तो प्रभुपाद जी देखिए जो भी यहाँ कर सकते थे उन्होंने किया। यहाँ पर जो लड़के थे वो इस तरह से बेवकूफ थे, और प्रभुपाद जी को सुनने के बाद में भी वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे वहां पर, लेकिन उन्होंने खुद ने लक्ष्मी रेज की। लेकिन अब प्रभुपाद जी के निर्देशों के बाद में भी अगर वो नहीं समझ पाते हैं, तब भी वो अगर कुछ उनको नुकसान वगैरह हो जाता है, तो फिर प्रभुपाद जी उनकी क्या क्या उनको कर सकते हैं, उनकी कैसे सहायता कर सकते हैं फिर प्रभुपाद जी। तो बस प्रभुपाद जी यहाँ सैन फ्रांसिस्को में जो भी प्रचार कार्य चल रहा था उसमें प्रभुपाद जी बस बिजी थे, प्रीचिंग वगैरह कर रहे थे, और यहाँ न्यूयॉर्क में जो भी लड़के थे उनको प्रभुपाद जी एडवाइस दे रहे थे कि वे भी इसी तरह से प्रीचिंग पर फोकस करें, शॉर्टकट वगैरह की जगह, शॉर्टकट्स वगैरह जो भी वो अपना रहे थे उसकी जगह इस तरह से प्रीचिंग में फोकस करे, कीर्तन के थ्रू लोगों को कन्विंस करने का प्रयास करे, इसमें सक्सेसफुल बनना है हमें। तो हाँ,
जीवन का उद्देश्य बिल्डिंग प्राप्त करना नहीं था, जीवन का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवान के भक्ति में लगाना था, प्रचार कार्य था। इसी से हमारा ये जो चैप्टर है, द प्राइज अफेयर, चैप्टर से, नाम से ही आप समझ ही गए हैं कि पूरे चैप्टर में क्या चला था। प्राइज से मिस्टर प्राइज जो है, उन्होंने क्या यहाँ पे घपेले किए, उसी के विषय में पूरा बात चल रही थी इस चैप्टर में। ठीक है, अब इसी से हम यहाँ पर रुकेंगे और हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे, भगवान ने चाहा तो। न्यू जगन्नाथपुरी, वाओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, जिसमें जगन्नाथपुरी में कैसे क्या देखेंगे, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, सो विल सी क्या होता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।